हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। इसमें मैंने कई एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं और इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन भी फंस जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और कुछ प्रीवियस ईयर से हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर करना। क्वेश्चन है पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एस्केप फोल्डिंग की संकल्पना दी है। एस्केप फोल्डिंग सभी ने पढ़ा होगा। तो इसको किसने दिया? स्किनर ने दिया, या पियाजे ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। तो एस्केप फोल्डिंग की अगर बात करें, एस्केप फोल्डिंग का कंसेप्ट दिया वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आपको MKO याद रखना है। MKO क्या है? एक एस्केप फोल्डिंग याद रखना है, और एक है आपका ZPD। क्या है? ZPD। ये तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे सिद्धांत में। यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इनका जो सिद्धांत था उसको किस नाम से जानते हैं? तो इनका इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, SCL, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी। इसको जानते हैं सोशल कल्चरल लर्निंग थ्योरी के नाम से, इसको जानते हैं SCL। ठीक है। अब MKO क्या है? MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, या फिर जैसे कोई बच्चा है और बच्चा किससे सीखना पसंद करेगा? जिस व्यक्ति को उससे ज़्यादा आता हो, यानी उससे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला जो व्यक्ति होगा उससे बच्चा सीखना पसंद करेगा। तो मोर नॉलेजेबल अदर होता है जो बच्चे की सहायता करता है सीखने में। ZPD की बात की जाती है, तो ZPD किसे कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। ZPD क्या होता है कि जो बच्चे का दायरा है जिसमें बच्चा खुद सीख सकता है, और जो बड़े से किसी मोर नॉलेजेबल अदर से जो उसे सहायता मिलती है, वहां तक का जो स्थान बनता है, इसका बीच का जो गैप बनता है, वही ZPD कहलाता है। यानी कि जो यहाँ तक का स्थान है, जो जोन बन जाता है, जो बच्चा खुद कर सकता है उससे लेकर, और जो सहायता प्राप्त करके किया उससे वहां तक का वो दायरा जो होता है, वो जोन जो होता है, वही ZPD होता है। और स्कैप फोल्डिंग क्या है? जो किसी मोर नॉलेजेबल यानी किसी बड़े के द्वारा सहायता जो बच्चे को दी जाती है उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो ये बातें थी। स्कैप फोल्डिंग किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया, ध्यान रखना है। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बोर्ड पर भी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वहां से आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको ये स्कैप फोल्डिंग अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। जैसे आपने BTC B.Ed किया, बिल्कुल आपसे रिलेटेड एग्जाम, BTC B.Ed किया, आपने खुद से कर लिया इसको। उसके बाद में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या फिर यूट्यूब का सहारा लिया, किसी चैनल से आप पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि BTC करना आपके दायरे में, आपके खुद के उस डिपेंड करता था, खुद के ऊपर खुद से आपने BTC को क्लियर कर लिया। लेकिन CTET को क्लियर करने के लिए, या रीट को क्लियर करने के लिए, या UP टेट को क्लियर करने के लिए आपको किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ी। या वो कोई कोचिंग हो सकती है, या यूट्यूब हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई अच्छी बुक हो सकती है। तो आपने किससे ली? कोई सहारा लिया। तो जो आपने खुद किया BTC खुद की वहां से लेकर, और आपने किसी का सहारा लेकर CTET को क्लियर किया, जो इसके बीच का जो दायरा है ये ZPD कहलाता है। क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। और जो सहारा देने वाला, जब आपको कोई सहारा दे रहा है, ठीक है, जब कोई आपको सहारा दे रहा है, तो जो जब किसी बड़े के द्वारा आपको सहारा दिया जा रहा है, किसी कोचिंग के द्वारा आपको सहारा दिया जा रहा है, ये क्या है? ये स्कैप फोल्डिंग है। ये आपको ध्यान रखना है। और सहारा देने वाला MKO होगा, चाहे वो कोई भी हो, आपसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संवेगात्मक बुद्धि शब्द है, इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आपके सामने। और यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेयर एवं सलोबे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी हरियाणा टेट में ही 2021 के हरियाणा टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, एचटेट में। तो ये थ्योरी आप हम कर लेंगे डिस्कस इसको चैनल पे अच्छे तरीके से डिटेल में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। संवेगात्मक बुद्धि शब्द, इसको सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रस्तुत किया था सबसे पहले मेयर एवं सालोने ने। मेयर एवं सालोवे, इनका पूरा नाम है जॉन मेयर एवं सालोवे। और फ्रेंड्स, इन्होंने 1990 में ये प्रतिपादन किया था, 90 में सॉरी प्रस्तुत किया था। और सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया इस शब्द को, किसको? इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को। और ये अमेरिका के हैं, और इनकी एक बुक है व्हाट इज EA। इसमें इन्होंने इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए प्रतिपादक कौन है, तो आप डेनियल गोलमैन लगाना, डेनियल गोलमैन। लेकिन सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? तो मेयर व सलोवे होगा। ध्यान रखना दोनों में अंतर।
प्रतिपादन किया डेनियल गोलमैन ने 1995 में। कब किया? अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो। मेयर और सलोवे ने इस शब्द को पहले ही प्रस्तुत कर दिया 1990 में, लेकिन इसका प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि का, तो आप डेनियल गोलमैन लगाएंगे। गोलमैन आपने पढ़ा होगा, गोलमैन इसके प्रतिपादक हैं और 1995 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अंतर आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। अब व्यक्तित्व मापन की विधियां आपने पढ़ी होंगी, उसमें मनोविश्लेषणात्मक विधियां अलग हैं, तो कौन सी इनमें से एक नहीं है ये आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो अभी आने के चांसेस हैं। तो देखिए, मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत स्वप्न विश्लेषण भी आती है, शब्द साहचर्य भी आती है, मुक्त साहचर्य भी आती है, लेकिन साक्षात्कार इंटरव्यू मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आता। और यही आपसे पूछा है कि कौन सी इनमें मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही होगा, साक्षात्कार या इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार कौन सा नहीं है यहाँ पर? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सृजनात्मक चिंतन, स्वालीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो यथार्थवादी चिंतन की अगर बात करें तो सृजनात्मक चिंतन भी यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत आता है, आलोचनात्मक चिंतन भी आता है और अभिसारी चिंतन भी आता है, लेकिन स्वालीन चिंतन जो है ये आपका यथार्थवादी चिंतन के अकॉर्डिंग नहीं आता। ठीक है, अब सृजनात्मक चिंतन को एक और नाम से जानते हैं, पता होना चाहिए आपको, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो अभिसारी चिंतन है ये आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, और सृजनात्मक चिंतन को क्रिएटिव थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, यानी सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, जैसे बच्चा है, बच्चे को आपने कोई चीज़ दे दी, कोई एक मुक्त आंसर वाला क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि अगर वन नहीं होती तो क्या होता, या पेड़ पौधे हमारे आसपास नहीं होते तो क्या होता, ये क्वेश्चन कैसा है, ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है या सृजनात्मक चिंतन वाला प्रश्न है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आंसर कर सकता है, अपने विचार मुक्त रूप से लिख सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अलग अलग दिशाओं में बच्चा सोच सकता है। लेकिन अभिसारी चिंतन कैसा होता है, इसके अंतर्गत अलग अलग बिंदुओं से सोचने के बाद बच्चा एक ही पॉइंट पर आकर रुकता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता, बच्चा कितने भी तरीके से क्वेश्चन को कर ले लेकिन आंसर 4 ही आएगा। यानी अलग अलग दिशाओं से आने के बाद एक ही बिंदु पर जब रुक जाता है बच्चा, तो वो अभिसारी चिंतन होता है। इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देकर तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके के चिंतन को विकसित करेगा ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, मॉडलिंग आधारित है, तो मॉडलिंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। मॉडलिंग किस पर आधारित है? ऑप्शन हैं शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक संज्ञानात्मक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या प्रयास एवं त्रुटि। क्या होगा इसका आंसर? मॉडलिंग आधारित है। तो मॉडलिंग किस पर बेस्ड है? मॉडलिंग बेस्ड है सामाजिक संज्ञानात्मकता पर। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ये भी ध्यान रखना है, किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया इसको। ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग किस पर बेस्ड है? तो सामाजिक संज्ञानात्मक पर बेस्ड है। ये अल्बर्ट बंडूरा ने इसको दिया है, जिसे मॉडलिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके देख कर सीखता है। इसको ऑब्जर्वेशन थ्योरी या फिर इसको निरीक्षणात्मक थ्योरी या फिर व्यवहारात्मक थ्योरी, इसको अनेक अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा समाज में देख कर सीखेगा तो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, ऑब्जर्व के साथ साथ में और इसको क्या कह सकते हैं हम, देख कर सीखेगा, अनुकरण करके सीखेगा। ये एक मॉडल पेश किया जाता है बच्चे के सामने, जिसको देखकर बच्चा सीखता है। इसलिए ये मॉडलिंग थ्योरी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर बेस्ड है, और ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसको निरीक्षणात्मक या अवलोकनात्मक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, कौन सी ब्रांच है ऐसी जिसके अंतर्गत मतलब कि टेलीपैथी या रीबर्थ जैसे एरियाज का अध्ययन किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान या दैहिक मनोविज्ञान। तो ऐसा मनोविज्ञान जिसमें टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे चीजों का अध्ययन किया जाएगा उसे अतीन्द्रिय मनोविज्ञान कहेंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर अतीन्द्रिय मनोविज्ञान क्या है? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान होता है
इसका मतलब होता है मन से परे। मन से परे यानी कि ऐसी चीजें जो मन से परे हों, उन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि आपका आत्मावाद हो गया कि मानव जो है आत्मा से सोचता है, जो बच्चे का विकास है वो आत्मा से होता है। पुनर्जन्म जैसी चीजें या फिर टेलीपैथी जैसी चीजें, इनका अध्ययन किस एरिया में, इन एरियाज का अध्ययन किस में किया जाएगा? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में किया जाएगा। मन से परे इसका मतलब होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान को जीन पियाजे ने दिया था, आप सभी को पता होगा। जीन पियाजे भी इसी तरीके की बात करते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो कोई आत्मा से नहीं होता, बच्चा खुद से करके सीखता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा खुद की एक्टिविटी से एक्सप्लोर करके सीखता है, चीजों को खोज कर सीखता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो आत्मविश्वास होगा, ये तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। संवेगात्मक परिपक्वता भी अच्छे मानसिक विकास का लक्षण है। समायोजन भी है, लेकिन असहनशीलता ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। समायोजन है, अगर यहाँ पर असहनशीलता की जगह पर सहनशीलता होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ असहनशीलता है, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट है और आपसे नेगेटिव ही पूछा है। अगला, यह बच्चे को अधिगम की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वे बच्चे जो अधिगम की, यहाँ पर यह कर लेना है, वे कर लेना, वे बच्चे जो अधिगम की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये शब्द है अधिगम अक्षमता या अधिगम अक्षम। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? उन बच्चों के लिए जो अधिगम की अनेकों समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। यहाँ ऑप्शन है आपके सामने और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सैमुअल क्रिक। सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। जैसे डिसलेक्सिया है जिसमें पठन संबंधी विकार होते हैं, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होते हैं बच्चे के, और डिस्कैलकुलिया में गणना संबंधी विकार होते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्रैक्सिया जिसमें बोलने आदि संबंधित विकार होते हैं। तो ये जो अधिगम के विकार हैं, अधिगम अक्षमता शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने किया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप अधिगम अक्षमताएं तो पढ़ लेते हैं, कई बार इनके जनक भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसने इस शब्द का प्रयोग किया, तो ये सैमुअल क्रिक थे। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत सभी ने पढ़ा होगा, और इससे संबंधित कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, अंतर्दृष्टि या पुनर्वलन। एक बार आंसर करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस डेटा को आपके लिए लाने में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े मुझे, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चंस का आपके लिए सिलेक्शन यहाँ पर करके लाई हूँ। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, रीट हो, रीट प्लस भी हो, केवी हो, एस हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, आरटेट हो, कुछ भी हो, एचटेट, एमपीटेट, बीटेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाती रहूँगी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी। आपके रेस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं और ज़्यादा बेहतर आपके लिए कलेक्शन लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देखिए, इसमें विलोपन की बात होती है, स्वतः पुनर्लाभ की भी बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतर्दृष्टि की बात नहीं होती। सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन को आप देखते ही सही क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको बस इतना पता हो कि इनसाइड थ्योरी किसने दी। इनसाइड थ्योरी को गेस्टल्टवादियों ने दिया, यानी कि कोहलर ने दिया था। कोहलर का वर्दीमर आपने पढ़ा होगा, तो कोहलर ने दिया था, इसलिए ये यहाँ गलत हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया? स्किनर ने दिया। तो ये तीनों शब्द उसमें यूज हुए। पुनर्वलन की भी बात हुई, स्वतः पुनर्लाभ की भी बात हुई। ऑटोमेटिक रिकवरी होती है जब कोई हमें स्टिमुलस दिखता है हमारे सामने तो रेस्पॉन्स खुद ब खुद होता है। विलोपन की भी बात हुई, लेकिन अंतर्दृष्टि की, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में कोई बात नहीं की गई। अगला क्वेश्चन, बालक के शरीर में होने वाले लिंग परिवर्तन विकास की किस अवस्था में दिखाई देते हैं? जो बच्चा है उसके शरीर में लिंग परिवर्तन जो होंगे, सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं, वो किस अवस्था में दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ आपके सामने हैं। तो पश्च किशोरावस्था होगा नहीं, बाल्यावस्था भी नहीं होगा, और वयस्कावस्था भी नहीं होगा, अडल्ट्स में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, वय संधि काल। वय संधि काल को एक और नाम से जानते हैं, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? पूर्व किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो पूर्व किशोरावस्था 13 से आगे या फिर 13 से
19 तक की किशोरावस्था होती है, तो 13 से स्टार्ट हो जाती है या 12 के लास्ट तक इसमें क्या होता है, बालक और बालिकाओं के जो अंग हैं शरीर के, लिंग जो हैं, उनमें परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। किस एज में, किस अवस्था में, वय संधि काल में। वय संधि काल एक बहुत ही कठोर काल बच्चों के लिए होता है या बहुत संघर्ष का काल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चे को, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो बच्चा बाल्यावस्था में था, खेल मौज मस्ती अपने स्कूल के बच्चों के साथ में जो मौज मस्ती में था, लेकिन इस एज में आते आते क्या होता है, विषम लिंग के प्रति अट्रैक्शन होता है बच्चे का दूसरे लिंग के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति। तो ये बहुत ज़्यादा तूफान तनाव की अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था, और इस बात को किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान के जनक भी उन्हीं को माना जाता है, स्टैनले हॉल को, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर बुद्धि लब्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। गंभीर बुद्धि लब्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बतानी है। और ये जो बुद्धि लब्धि से रिलेटेड, यानी बच्चों की अलग अलग बुद्धि लब्धि, गिफ्टेड बच्चे कौन से हैं, कैसे उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये डीप क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। गंभीर बुद्धि लब्धि बालकों की बुद्धि लब्धि आपसे पूछिए। राइट आंसर होगा इसका 20 से 35। कितना होगा, 20 से 35। अब यहाँ पर 20 से 35 की बात अगर मैं करूँ कैसे सही है, ये इन सारे ऑप्शंस को हम जान लेते हैं एक बार, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि बच्चों के अलग अलग टाइप हैं। यहाँ पर गंभीर मंद बुद्धि का लेना, गंभीर मंद बुद्धि। ठीक है, तो मंद बुद्धि बच्चे जो होंगे, एक तो साधारण मंद बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 52 से 67 के लगभग मानी जाती है। और एक होते हैं अल्प मंद बुद्धि, अल्प मंद बुद्धि की होती है 36 से 51। और एक होते हैं गंभीर मंद बुद्धि जिनकी 20 से 35 के बीच आती है। और एक होते हैं गहन मंद बुद्धि जो 20 से भी नीचे आते हैं। तो चारों पता होना चाहिए आपको, साधारण मंद बुद्धि, अल्प मंद बुद्धि, गंभीर मंद बुद्धि और बिल्कुल गहन मंद बुद्धि। तो इन चारों की ये विशेषता है। अगली बार हो सकता है आपसे साधारण मंद बुद्धि पूछ लिया जाए या फिर आपसे अल्प मंद बुद्धि पूछ लिया जाए, तो आपको सभी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, संरचनावाद के प्रवर्तक हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक आपको बताने हैं। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, विलियम जेम्स हैं, पियाजे हैं, विलियम वुंट हैं, विलियम हर्स्ट हैं। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक माना जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट को संरचनावाद का प्रवर्तक माना जाता है। विलियम जेम्स कौन है? तो विलियम जेम्स हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। किसके? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। पियाजे कौन है? पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, या इनको विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। और इन्होंने अपने जो बच्चे की अवस्थाएं हैं विकास की, उनको 4 स्टेजेस में बताया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की है संवेदी गामक अवस्था। सबसे पहली है संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा देखकर चीजों को, घटनाओं के बारे में देखकर वर्णन करे। और फिर है आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंतर्गत बच्चा कल्पनाएं करने लगता है। जो चीजें नहीं देखी, जिन घटनाओं के बारे में वो जानता भी नहीं है, उनके बारे में भी चिंतन करने लगता है। अमूर्त रूप से जो चीजें नहीं पता है उनके बारे में भी थॉट प्रोसेस करने लगता है। विलियम जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, और विलियम वुंट जो है इनको माना जाता है संरचनावाद का जनक। संरचनावाद के ये जनक हैं। और अमेरिका में अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात होगी तो आप विलियम जेम्स लगाएंगे। लेकिन अगर विश्व स्तर पे आपसे पूछ लिया जाए, अगर डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व स्तर पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विश्व स्तर पर विलियम वुंट को ही आप लगाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व स्तर पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। लेकिन ज्यादातर अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं विलियम जेम्स तक ही सीमित हैं, विश्व स्तर पे आपसे पूछा ही नहीं है, ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन 3 है, विलियम वुंट है संरचनावाद के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी प्रथम किसके लिए बनाई गई थी? कैटल की संस्कृति मुक्त परीक्षण की मापनी है, जिसको कैटल ने 3 मापनी बनाई थी, और तीनों मापनी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले पढ़े भी नहीं हो। तो पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, और एग्जामिनर अब थोड़ा सा एग्जाम को टफ करने के लिए कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बनाता है। कैटल के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन कैटल ने बुद्धि परीक्षण की, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की 3 मापनियों की चर्चा की थी। कौन कौन सी थी? मापनी फर्स्ट थी, मापनी सेकंड थी, और मापनी थर्ड थी। अब मापनी फर्स्ट से आपसे क्वेश्चन बना है कि मापनी प्रथम किसके लिए बनाई थी? तो मापनी प्रथम बनाई थी 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए।
मापनी सेकंड किसके लिए बनाई थी, तो 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई थी। और मापनी थर्ड बनाई थी उच्च स्तर के बच्चों के लिए। 3 मापनियों की बात की है और तीनों के लिए ऑप्शन यहाँ इंक्लूड है, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहली मापनी 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरी मापनी 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए और तीसरी मापनी उच्च स्तर के बच्चों के लिए बनाई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक कर दें, प्लीज लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। तो देखिए, संशोधन, अगर नए स्कीमा को ऐड करते हैं, सिर्फ ऐड करने की बात है कि नए स्कीमा को शामिल करते हैं, तो आप आत्मसातीकरण के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ संशोधन की भी बात हुई है कि जो बच्चे के पहले से माइंड में सेट हैं चीजें, स्कीमा जो है उसमें वो संशोधन कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव कर रहा है, चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको, तो आप क्या लगाएंगे, हमेशा समंजन लगाएंगे, अकोमोडेशन। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे क्योंकि हिंदी में कई बार शब्दों को घुमा फिरा के दे देता है। असिमिलेशन क्या है, जब बच्चा चीज़ों को ऐड करे, अपने पुराने स्कीमा में चीज़ों को सिर्फ ऐड करे, कोई उनमें कोई चेंज ना करे, कोई मॉडिफाई ना करे, सिर्फ ऐड करने की बात हो, शामिल करने की बात हो, तो एसिमिलेशन लगाएंगे। लेकिन मॉडिफाई करने की बात होगी, चेंज करने की बात होगी, कुछ परिवर्तन कर रहा होगा, संशोधन कर रहा होगा, तो आप अकोमोडेशन के साथ में जाएंगे, समंजन के साथ में जाएंगे। और ये जो आत्मसातीकरण और समंजन की प्रक्रिया जो होती है, इसको एडेप्टेशन कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे, एडेप्टेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ध्यान रखना है तीनों चीजों में आपको अंतर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका आत्मसातीकरण और समंजन। एसिमिलेशन कब होगा, जब चीजों को शामिल किया जाएगा, पुराने स्कीमा में नई चीजों को शामिल किया जाएगा तो एसिमिलेशन होगा। और जब पुराने स्कीमा में नई चीजों को शामिल भी कर रहा है और उनमें संशोधन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो अकोमोडेशन के साथ में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अवलोकनात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। अब वही चीज आ गई जो मैं वहां आपको बता रही थी बंडूरा की थ्योरी में, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी मैंने आपको बताया था अवलोकनात्मक अधिगम, या फिर इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, निरीक्षणात्मक अधिगम। निरीक्षणात्मक अधिगम यानी बच्चा निरीक्षण करके सीखे, अवलोकन करके सीखे, ऑब्जर्व करके सीखे या अनुकरण करके सीखे, चीजों को देख देख कर सीखे। ये सारी चीजें किसके सिद्धांत में इंक्लूड हैं, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। SL से याद रख सकते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से, ठीक है, SL से याद रख सकते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने इनके सिद्धांत में 4 बातों को आपको ध्यान रखना है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो इसमें पूछा यह है कि कौन सा तत्व नहीं है। अब अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है, लेकिन प्रिपरेशन की कोई बात इन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं की है, तो प्रिपरेशन नहीं होगा। क्या होगा प्रिपरेशन की जगह पे, चौथा क्या होगा, रीइंफोर्समेंट होगा। अटेंशन मतलब कि आप बच्चे ने कोई चीज देखी, उसका बच्चे का उस चीज पर ध्यान गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और बच्चे का अचानक या आपका अचानक उस पर ध्यान गया। उसके बाद में रिटेंशन, वो चीज आपको ध्यान रहेगी, क्या रहेगी, ध्यान रहेगी। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन, बच्चा जब चीजें जब उसके माइंड में ध्यान रहेंगी तो आगे से वो नहीं, यहाँ पर इस एग्जांपल से आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे मम्मी रोटी बनाती हैं तो बच्चे का क्या जाता है, ध्यान जाता है कि मम्मी रोटियां कैसे बनाती हैं। फिर बच्चे के माइंड में रह जाती हैं वो चीजें, स्कीमा में रह जाती हैं कि रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। पहले सिर्फ ध्यान गया, उसके बाद वो देखता है, ध्यान माइंड में रहता है उसके में कि रोटी किस तरीके से बना रही थी मम्मी। फिर रिप्रोडक्शन, बच्चा खुद से करने का प्रयास करता है, उत्पादन करने का प्रयास करता है। और फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट, जब उससे वो काम हो जाएगा तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, आप भी तारीफ करोगे। तो ये अवलोकनात्मक अधिगम के सिद्धांत हैं या तत्व हैं, 4 तत्व हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट, चारों को ध्यान रखना है। तो बस 15 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर बताएं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, प्रयास एफर्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जितने भी डेटा मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस तरीके का डेटा मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। मैंने खुद से सीटेट क्लियर किया हुआ है, तो जितना भी एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इसके बदले मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक शेयर करना, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई कुछ लेना नहीं है, बस इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।